Hello students, again I welcome you in my today's class Confrontation of Cultures Part 3. Till now we studied about the Arawaks, Aztec, Inca, Mayas and how Spain establishes its empire in American continent, about the crossing of the Atlantic by the brave soldiers and sailors of the Europe. Okay, in this part 3 we will study about Pizarros and Incas, Cabral and Brazil, conquest, colonies and slave trade. And at the last we will conclude this chapter. First we will study about Pizarros and Inca. Who was Pizarro? Pizarro was a person who was having good knowledge of the Caribbean Sea as he traveled in this Caribbean area. He heard the stories about the Inca kingdom as a land of silver and gold. पिज़ारो ने इंका साम्राज्य की काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी थी और उसने यह भी सुना हुआ था कि ये क्षेत्र सोने और चांदी का क्षेत्र था। अल्डोर आडो इसको कहा गया। उसके बाद वो स्पेन के राजा से मिलता है और उनको वहाँ के मर्तबान और दूसरी चीज़ों के बारे में बताता है, जिसे देखकर स्पेन के राजा बहुत खुश हुए। स्पेनिश किंग देन प्रॉमिस्ड पिज़ारो द गवर्नरशिप ऑफ इंका लैंड इफ़ ही कंक्वर्ड इट। स्पेन के राजा ने उससे वादा किया कि अगर वो उस क्षेत्र को जीत लेता है तो उसको वहाँ इंका राज्य का गवर्नर बना देगा। पिज़ारो ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और वो इंका साम्राज्य में पहुंच गया। वहाँ उस टाइम पे राजा था अताहुअल्पा। पिज़ारो कैप्चर्ड द इंका किंग अताहुअल्पा हु सिक्योर्ड द थ्रोन इन ए सिविल वार इन 1532 एडी। 1532 ईस्वी में एक गृह युद्ध में अताहुअल्पा ने वहाँ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद अब पिज़ारो उस राजा को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। राजा उसके लिए एक काफ़ी बड़ी रकम देता है कि मुझे छोड़ दो। द किंग ऑफर्ड ए रूम फुल ऑफ गोल्ड एज रैंसम बट पिज़ारो हैड द किंग एग्जीक्यूटेड। लेकिन इतनी बड़ी फिरौती मिलने के बावजूद भी पिज़ारो ने उस राजा को मार दिया एंड ही ऑक्युपाइड हिज कंट्री, और उसने इस तरह से इंका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। Here you can see Peru, where the Inca empire was established. Now we will study about Cabral and Brazil. Accidentally in 1500 AD, Portuguese Pedro Alvares Cabral reached the coast of Brazil. जाने अनजाने में ही अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जाने अनजाने में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, जो पुर्तगाल का एक बहुत ही साहसी बहादुर नाविक था, वो ब्राज़ील के समुद्र किनारे पहुंच जाता है। पुर्तगीज़ गेट द टिम्बर फ्रॉम ब्राज़ील, और पुर्तगाल का ब्राज़ील के साथ इमारती लकड़ी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। वहाँ से इमारती लकड़ी यूरोप को पहुँचाई जाने लगी। इसी तरह का एक ट्री था वहाँ जिसके नाम पर ब्राज़ील नाम पड़ा, ब्राज़ील वुड ट्री। दैट ब्राज़ील वुड ट्री प्रोड्यूस्ड ए ब्यूटीफुल रेड डाई। वहाँ मिलने वाले ब्राज़ील वुड वृक्ष से लाल रंग की डाई मिलती थी और इस ट्रेड में काफ़ी फ़ायदा था। इस ट्रेड में इतना फ़ायदा था कि जो दूसरे देश थे वे भी इस ट्रेड में भाग लेना चाहते थे, इस टिम्बर ट्रेड में भाग लेना चाहते थे, और इसके लिए वो नेटिव्स का यूज़ करते थे। दीज नेटिव्स मीन्स स्थानीय लोग। दीज नेटिव्स एग्री टू कट द ट्रीज एंड कैरी द लॉग्स टू शिप्स इन एक्सचेंज फॉर आयरन, नाइफ्स एंड सॉज। और जो स्थानीय लोग थे वो इन पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो गए और साथ ही इन बड़े बड़े लट्ठों को नाव तक पहुंचाते थे। इसके बदले में ये लोग उन्हें लोहे से बने हुए चाकू, छुरियाँ और आरे देते थे, जिससे कि वो लोग जंगल को काट सके, और ये ट्रेड काफ़ी फ़ायदेमंद था। इसी को लेकर के पुर्तगाल और फ्रांस के व्यापारियों के बीच भी काफ़ी भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। ट्रेड इन टिम्बर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन पुर्तगीज एंड फ्रेंच ट्रेडर्स। पुर्तगीज वोन, और इस युद्ध में पुर्तगीज़ की जीत होती है एंड देयर किंग डिवाइडेड द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील इनटू 14 हेरेडिटरी कैप्टेंसीज इन 1534। और इन लड़ाइयों में पुर्तगीज़ लोग जीत जाते हैं
और 1534 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील तट को 14 आनुवांशिक कप्तानियों में बांट दिया। ऐसा इसलिए किया होगा कि आसानी से उन लोगों पर नियंत्रण किया जा सके और वहाँ पर वो अपना प्रशासन उन पर थोप सके। पुर्तगीज लोग जीत गए थे और अब उनका उस इलाके पर अधिकार हो गया था। किंग gave land ownership rights and right to make local people into slaves to the Portuguese who wanted to live there। और राजा ने जो लोग वहाँ रहना चाहते थे उन लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक दिया कि ये ज़मीन अब आपकी है। साथ ही स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का भी अधिकार दे दिया, जिससे कि इन गुलामों का प्लांटेशन में, खेतीबाड़ी में या पेड़ों को काटने में, इस तरह से स्थानीय संसाधनों का दोहन करने में वो लोग मदद कर सकें और इन गुलामों का यूज अच्छे से कर सकें। इन 1540 द पोर्तुगीज began to grow sugar cane on large plantation and build mills to extract sugar with help of natives। 1540 ईस्वी के करीब पुर्तगाल लोगों ने वहाँ बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती शुरू की और वहाँ पर चीनी मिलें लगाई। गन्ने से ही उन्होंने चीनी बनानी शुरू की। इस काम में उन्होंने स्थानीय लोगों का सहयोग लिया, बट the people were exploited by these Europeans, and when these natives refused to this exhausting and dreary work, the mill owner resorted to kidnapping them to work as slave। लेकिन जब इस बोर करने वाले काम, थकाऊ, नीरस मिल में काम करने वाले काम को जब उन लोकल लोगों ने जब उन स्थानीय लोगों ने करने से मना कर दिया, तो पुर्तगीज मालिकों ने उन्हें पकड़ करके गुलाम बनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जंगल में भागना शुरू कर दिया। नेटिव्स केप्ट रिट्रीटिंग इनटू द फॉरेस्ट, सो प्लांटेशन ओनर नाउ फोर्स्ड टू अनदर सोर्स फॉर स्लैव, दैट इज़ वेस्ट अफ्रीका। नेटिव्स लोग जो है जंगलों में भागने लगे, छुपने लगे। तो जो मिल ओनर थे, जो प्लांटेशन ओनर थे, जो मिल मालिक थे, उन्होंने जो है एक दूसरा जरिया दासों का स्रोत पता लगाया। उनका ये नया स्रोत था वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका से वो लोग दास खरीदने लगे। इन 1549 ए फॉर्मल गवर्नमेंट अंडर द पुर्तगीज किंग वाज एस्टेब्लिश्ड। 1549 ईस्वी में पुर्तगाल राजा के अधीन वहाँ पर एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई। इस एरिया में एक औपचारिक स्थापित एक फॉर्मल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई और यहाँ पर इन स्थानीय लोगों का और साथ ही जो अफ्रीका से, पश्चिम अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे, इन लोगों का ये लोग काफ़ी शोषण करते थे। और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जेसुइट्स ने। यूरोपियन जो बासिंदे थे वो जेसुइट पादरियों को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये लोग इनके ह्यूमैनिटीज़ और मानवतावादी बातें करते थे कि यस, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट देम, लेट देम बी फ्री। So these European settlers disliked Jesuits because they argued for human interaction with natives and they criticized slavery। Conquest, colonies and slave trade, वहाँ की विजय, वहाँ के उपनिवेश और दास व्यापार, स्लेव ट्रेड। तो अब हम बात करेंगे विजय, उपनिवेश और दास व्यापार के बारे में। यूरोपियन लोगों द्वारा वहाँ अनेक क्षेत्रों की खोज की गई और भी विश्व के अन्य क्षेत्रों की खोज की गई और इस वैश्वीकरण और उपनिवेशवाद की शुरुआत ने मानव सभ्यता को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम रहे, कुछ नकारात्मक भी परिणाम रहे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों परिणामों की, बिकॉज बोथ द consequences of the discovery of America affected the human and humanities। okay, consequence of discovery of America, अमेरिका की खोज के परिणाम। तो अमेरिका की खोज से क्या क्या नए परिणाम निकल कर आते हैं, तो उनमें जो पहला हमें निष्कर्ष दिखाई देता है वो है न्यू ट्रेड एंड सी रूट्स। ऑफ कोर्स, नो डाउट, नया ट्रेड रूट पता चला, नए नए समुद्री रूट्स के बारे में पता चला। इनफ्लक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हेल्प फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोने और चांदी की प्रचुरता ने
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि इन देशों से मेनली सोने और चांदी के लिए ही यूरोपियन लोग गए थे और वहाँ से उन्हें काफ़ी मात्रा में ये प्राप्त हुआ भी। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम एंड हॉलैंड टुक मोर एडवांटेज ऑफ डिस्कवरीज। हालांकि खोज करने का श्रेय जाता है स्पेन और पुर्तगाल को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा होता है इंग्लैंड को, फ्रांस को, बेल्जियम को और हॉलैंड को। इन देशों ने वहाँ पर अपनी व्यापारिक फर्में बनाई, इन्होंने वहाँ उपनिवेशवाद को जन्म दिया और वहाँ के स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर धीरे धीरे वहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। Another advantage is that Europe became familiar with new crops from America like tobacco, potatoes, cane sugar, cacao and rubber. यूरोप वासियों को अमेरिका से आने वाली नई नई फसलों की जानकारी मिलती है, जैसे तंबाकू, आलू, गन्ना, ककाओ और रबड़ का ज्ञान उन्हें अमेरिका से ही हुआ, क्योंकि ये फसलें मेनली अमेरिका में ही उगाई जाती थी। अब एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आता है, फिजिकल डेसिमेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन। फिजिकल डेसिमेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन मतलब जो वहाँ की स्थानीय आबादी थी वो आबादी धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ, और उनका जो सदियों से चला आ रहा रीति रिवाज था, संस्कृति थी, ये सब खत्म होता चला गया। और इसके मुख्य कारण थे युद्ध और बीमारियाँ। वारफेयर एंड डिसीज वर द मेन कोच। तो लगातार लड़ी गई लड़ाइयों और बीमारियों के कारण अमेरिका के मूल निवासियों की जनसंख्या कम होती चली गई। उनकी अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन के तौर तरीके, अपनी भाषा, अपना खान पान, ये सब सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एनस्लेवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, स्थानीय लोगों का गुलाम बनाया गया। हॉरिफिक वर्किंग कंडीशन, और उनको गुलाम बनाकर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि गन्ने की खेती शुरू की, गन्ने की चीनी बनाने की मिल शुरू की उन्होंने, और वहाँ पर उन्हें बहुत ही थका देने वाला नीरस पूरे दिन इस तरह से काम में उन्हें लगाया जाता था, जिससे कि उनके शारीरिक क्षमता पर भी असर पड़ा। तो इस तरह की जो अमानवीय वातावरण थे इसमें उनसे काम लिया जाता था, और इसने धीरे धीरे इन स्थानीय लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चित्र में किस तरह से एक इमेज बनाई गई है कि गन्ने के खेत हैं, वहाँ पे कई सारे गुलाम लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनकी मनोदशा को देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठी होगी कि इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर राजाओं ने भी कुछ निर्णय लिए होंगे। ऐसे ही एक निर्णय की बात आती है फिलिप द्वितीय की। स्पेन के एक राजा थे और उन्होंने फोर्स्ड लेबर को बैन कर दिया। ऑल्दो इन 1601 फिलिप II ऑफ स्पेन बैंड फोर्स्ड लेबर बट मेड अरेंजमेंट्स बाय ए सेक्रेट डिग्री फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। 1601 में यद्यपि स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर चोरी छिपे एक गुप्त आदेश से ये सब चीज़ें चलती रही। दोबारा 1609 में फिर उन्होंने एक कानून लाए, लॉ ऑफ 1609, दैट गिव फुल फ्रीडम टू लोकल पीपल, बट यूरोपियन सेटलर्स फोर्स द किंग टू रिवोक दिस लॉ विद इन 2 ईयर्स। 1609 में दोबारा एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई हर तरह के स्थानीय लोगों को पूरी आज़ादी दे दी गई। पर इसके बाद यहाँ बसे यूरोपियन आबादकार लोग जो थे, यूरोपियन सेटलर जो थे, वो लोग नाराज़ हो गए और 2 साल के अंदर ही उन्होंने राजा को ये कानून हटाने के लिए विवश कर दिया। कैटल फार्मिंग ऑन लैंड्स क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट, अब धीरे धीरे जंगलों को काट के वहाँ की जो टिम्बर वुड थी, इमारती लकड़ी थी, उससे भी फ़ायदा उठाया, उसको भी बेचा गया। उससे यूरोपियन व्यापारी काफ़ी समृद्ध हुए। अब जंगल तो साफ़ हो गए थे, अब वहाँ पर उन्होंने जो है फार्मिंग शुरू की, जंगलों को साफ़ करके उन्होंने पशुपालन की क्रिया भी वहाँ पे शुरू कर दी, कैटल फार्मिंग शुरू कर दी। नाउ फॉर दैट पर्पस सो मैनी स्लेव्स वर रिक्वायर्ड, सो दे डू स्लेव ट्रेड विद अफ्रीका। अब अफ्रीका से गुलामों का आयात किया जाने लगा।
अफ्रीका को अमेरिका की फसलें दी जाने लगी और वहाँ पर एजेंट होते थे जो पकड़ पकड़ कर इन अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका महाद्वीप भेज देते थे। यहाँ पर इनकी बड़ी ही वर्किंग कंडीशंस हॉरिबल थी और इन वर्किंग कंडीशन के कारण ही इन दासों का शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी क्षति हुई। ऐसे एक फ्रीड स्लेव हैं ओलादो इक्वेनो। तो freed slave this Olado Iqueno mentioned that in Africa slaves were treated as part of the family। यूरोप में तर्क दिया यूरोपियन लोगों ने कि अफ्रीका में दास प्रथा तो पहले से ही विद्यमान थी, तो फिर इस पर क्यों इतनी आवाज़ उठाई गई। लेकिन अफ्रीका की दास प्रथा जो वहाँ पर थी उसमें और जो अमेरिका में ये दास पकड़ कर लाते थे, इन दोनों प्रथाओं में बहुत अंतर था। जैसे कि फ्री हुए मुक्त दास ओलादो एक्वियानो ने खुद बताया कि अफ्रीका में जो स्लेव्स होते थे उनको परिवार के एक सदस्य की तरह उनसे बिहेव किया जाता था। कैसा बर्ताव किया जाता था? जैसे परिवार के किसी सदस्य के साथ करते हैं, मतलब मृदुवा था, मधुर व्यवहार। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शोषण किया जाता था। उनको खान पान के लिए अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, उनके रहने की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनसे लंबे वर्किंग आवर्स में काम लिया जाता था। एरिक विलियम was one of the first modern historian to initiate a reassessment of the sufferings experienced by African slave। एरिक विलियम एक आधुनिक इतिहासकार होते हैं जिन्होंने की पहली बार अपनी किताब कैपिटलिज्म और स्लेवरी में पूंजीवाद और दासत्व, किताब का नाम है पूंजीवाद और दासत्व, में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सहे हुए कष्टों को उजागर करने की बहुत ही सहृदता से कोशिश की। इंडिपेंडेंस। इन अर्ली 19th century, European settlers in South American colonies were to rebel against Spain and Portugal and become independent। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दक्षिण अमेरिका में भी यूरोपियन आबादकारों ने स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ विद्रोह कर अपने को आज़ाद कराने की कोशिशें शुरू कर दी और अपने को आज़ाद देश घोषित कर दिया, क्योंकि ये आबादकार खुद स्पेन और पुर्तगाल की विदेश नीति, वहाँ की शोषणकारी नीति से प्रभावित हुई। लैटिन अमेरिका को साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज स्पेनिश एंड पुर्तगीज, टू ऑफ द मेन लैंग्वेज ऑफ कॉन्टिनेंट, आर पार्ट ऑफ द लैटिन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जो यहाँ की भाषाएं हैं यहाँ पर बोली जाती हैं, मेनली दक्षिण अमेरिका में भाषाएं बोली जाती हैं स्पेनिश और पुर्तगीज। तो ये जो दोनों भाषाएं हैं, ये जो लैटिन परिवार की भाषा है उसका ही एक अंग है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने पूरे चैप्टर का अध्ययन किया, लेकिन कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कि आदमी की लालच और घृणा और ईर्ष्या से भरी प्रवृत्ति ने किस तरह से इस अमेरिका महाद्वीप के लोगों के जीवन पद्धति और जीवन को प्रभावित किया। आज भले ही काफ़ी कुछ अमेरिका और दूसरे क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन इस कटु सत्य को हमें स्वीकारना होगा कि मानव की धन लोलुपता ने मानव और मानवता दोनों का ही अंत भी किया। प्रकाश की किरण हमें ये दिखती है कि यूरोप के साहसी नाविकों ने एक नई दुनिया खोजी। कौन सी नई दुनिया खोजी उन्होंने? कि जो लालच, ईर्ष्या, अभिमान से परे थी। हालांकि वहाँ भी साम्राज्य था, इनका साम्राज्य था, माया संस्कृति थी, एस्टेक एम्पायर था, लेकिन वहाँ भी कूटनीतिक चालें चली जाती थी, लेकिन फिर भी वे भोले भाले एस्टेक लोग, वे इंका लोग, वे अरावाक लोग इतिहास के अंधेरे में खोकर रह गए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Hope this chapter will enhance the qualities of mercy, honesty and humanity inside you. Thank you very much.